नमस्कार और स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। बात भी है बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, वहीं महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक मदद और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की गई है। साथ ही मां जानकी मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा करने का, सीतापुरम के रूप में विकसित करने का जो है उन्होंने ये पूरे उसमें वादा किया गया है। इसके अलावा और आपको हम बताएं कि आने वाले 4 वर्षों में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का भी वादा किया गया है। और अगर पूरे घोषणा पत्र की हम बात करें, एक नजर में अगर हम देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं को पूरी तरह से जो है फोकस किया गया है इस घोषणा पत्र में। आप देख सकते हैं जो तमाम बिंदु हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बात, जैसे कि तेजस्वी यादव ने हर परिवार से एक युवक को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, तो उसके जवाब में इस संकल्प पत्र में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है। साथ ही साथ उन्हें स्वरोजगार के लिए भी जो है वो धन मुहैया कराने की वादा उसमें किया गया है। कौशल जनगणना की बात कही गई है, उनके स्किल डेवलपमेंट करने की बात की गई है। महिलाओं को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ जो दीदियां हैं उन्हें 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का जो है वो वादा किया गया है सीएम महिला रोजगार योजना की मदद से। ये तमाम तरह के वादे जो हैं किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि महागठबंधन ने भी इसी तरह के वादों का जो है किनारा खोला था। उसमें जीविका दीदियों को नियमित करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, हर गरीब को पक्के मकान देने, इसके अलावा तमाम जो है वादे किए गए थे। उसी के जवाब में अब देखिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है, 50 लाख नए पक्के मकान का वादा किया गया है, साथ ही साथ मुफ्त राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 5 लाख तक का इलाज जो है वो इसमें कहा गया है। तो ये तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, गरीबी, इन चीजों को फोकस किया गया है। सबको पता है बिहार में मुख्य जो मतदाता है वो उनके सामने यही समस्या है और इन्हीं मुद्दों पर बिहार का चुनाव अटका हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है वो दोनों ही पार्टियों, चाहे महागठबंधन की बात करें चाहे एनडीए की बात कर ले, दोनों ने इन्हीं 6 बिंदुओं पर जो है अपने घोषणा पत्र को संकल्पित रखा है, अपने घोषणा पत्र को केंद्रित रखा है। किसानों की बात कही गई है, कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में सम्मान निधि जारी करने की बात की गई। इसके अलावा फसलों पर एमएसपी की गारंटी जो है उसकी बात की गई। आपको बता दें कुछ दिनों पहले ही ये बात आई थी कि बिहार में 8 ऐसी बड़ी फसलें हैं जिनके ऊपर अभी भी एमएसपी तय नहीं हो पाई है। तो उसी को अब जो है केंद्र बिंदु में रखकर कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि की जो है घोषणा की गई है। साथ ही साथ जिन फसलों को अभी तक एमएसपी में लागू नहीं किया गया, जो शामिल नहीं किया गया है एमएसपी गारंटी में, उन्हें शामिल करने की बात भी कही गई है। तो आपको बता दें घोषणा पत्र जारी किया गया। तमाम दलों जो घटक थे वहां पर वो तमाम लोग थे। जेपी नड्डा थे भाजपा की तरफ से, नीतीश कुमार थे, इसके अलावा वहां पर जो है वो चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी भी थे। तमाम जो घटक दल के लोग हैं एनडीए के वो लोग थे। इसके बाद जो मीडिया से रूबरू हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने इन तमाम चीजों की जानकारी दी और साथ ही साथ ये वादा किया कि अब बिहार एनडीए सरकार के नेतृत्व में विकास की पथ पर तेज गति से दौड़ेगा। 7 नए एक्सप्रेसवे, 4 नए शहरों में 4 साल में मेट्रो, ये तमाम जो वादे हैं वो एनडीए के घोषणा पत्र में किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है जिन मुद्दों पर बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। एक समय ऐसा आया था जब भाषणबाजी में मां, गाली, स्थानीय, बाहरी और सम्मान की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि बार बार बिहारियों को बाहर में उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको सम्मान दिलाएगा। पहला मुद्दा ये कहा गया था। सबसे पहले मुद्दा बनाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अपशब्द कहे गए, वो मुद्दा भी अब गौण होकर रह गया। इसके बाद कहा गया कि स्थानीय और बाहरी जो बिहारी हैं उन्हें मूल रूप से जो है वो तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं जाता, वो भी मुद्दा भी गौण रह गया। अब मुद्दा क्या आ गया? देखिए मुद्दा ये है, एनडीए का जो संकल्प पत्र है, बिहार स्पोर्ट्स जो है उसमें प्रोजेक्ट में लाना है। सबसे हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क, जिसमें मेटल पार्क, फूड पार्क, ये तमाम पार्क शामिल है। इसके अलावा 100 एमएसएमई पार्क, 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योगों का जो है स्थापना,
ये उन सारी चीजों में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। उसमें 12 तरीके के अलग अलग जो है मेटल पार्क से लेकर तमाम जो चीजें वो शामिल है। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना से 2 लाख तक की वार्षिक उनको जो है मदद की जाएगी। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। ये पहले भी एनडीए ने इस तरह का वादा किया था, लेकिन इस पर बार बार बात भी उठती रही है। मिशन करोड़पति के जरिए महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाया जाएगा, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही साथ ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जो एनडीए का मुख्य बिंदु है उसमें ये शामिल है। इसके अलावा जो कर्पूरी ठाकुर के नाम से जो सम्मान निधि शुरू की जाएगी, ये भी उसमें शामिल है। मत्स्य पालकों को जो उनकी सहायता राशि है 4,500 रुपए से बढ़ाकर सीधे डबल यानी 9,000 कर दी जाएगी। जो 8 बड़ी फसलें हैं जिन्हें अभी तक एमएसपी गारंटी में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें एमएसपी में शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी लिए गए हैं। इसके साथ ही हर अनुमंडल में जो शेड्यूल कास्ट वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय भी जो है वहां पे किए जाएंगे, एकलव्य विद्यालय की तर्ज पर। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी एससी बच्चों के लिए जो है वो आर्थिक सहायता की बात की गई। एबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की ब्याज मुक्त ऋण की जो सहायता वो उसकी बात कही गई है। गरीब परिवारों के छात्रों से केजी तक के पीजी तक मुफ्त शिक्षा, सबसे बड़ा वादा कि बच्चों को 1 रुपया भी नहीं लगना है, उनको पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता, इसको लेकर भी पहले बात हुई थी, लेकिन ये योजना अभी तक जो है चल रही है कागजों में, उसको लेकर बहस भी जारी है। 50 लाख नए पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प मुख्यमंत्री स्कूल उन्नयन योजना के तहत। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, ये सबसे बड़ी बात। इसमें 13 ऐसे प्रस्ताव दिए गए हैं जहां मेडिकल कॉलेज बनने हैं। मां जानकी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास किया जाएगा, जो कि पिछले 3 साल से बात कही जा रही है और जारी भी है। 7 एक्सप्रेस वे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और इसके अलावा 4 नए मेट्रो अगले 4 साल में। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। 4 नए शहरों में अगले 4 वर्षों में मेट्रो जो है वो दौड़ने लगेगी। ये तमाम वादे जो हैं किए गए हैं इस नए संकल्प पत्र में एनडीए के, और ये कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन के उस घोषणा पत्र का जवाब है, उस संकल्प पत्र का जवाब है जो कि तेजस्वी यादव ने दिया था। हालांकि अगर हम एनडीए की बात करें तो इनमें कई योजनाएं ऐसे हैं जो कागजों में चल रही है, लेकिन अभी जो है वो घोषणा पत्र में दोबारा शामिल किए गए हैं। उसमें किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाएं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री के नए फॉर्मूले को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। पटवारी ने मंच से कहा कि अगर समय और परिस्थिति बनी तो आरिफ मसूद को कांग्रेस की सरकार आने पर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनती तो कांग्रेस में मुस्लिम डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू होगा और आरिफ मसूद पहले उप मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतू के बयान से मध्य प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया। पटवारी का बयान यह है कि सोशल मीडिया में आते ही देश के दिल में सियासी पारा भी हाई हो गया और तमाम तरह के बयान आने लगे। बयानों की झड़ी ये रही कि उस समय जो है वो उसके बाद रामेश्वर शर्मा, भाजपा के मुखर नेता, उन्होंने कहा कि भाई जो जीतू पटवारी का हाल है वही जो है उनका भी हाल होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बात कही है वो किसी के गले उतरने वाली नहीं है। तो पहले आपको बयान सुनाते हैं, फिर उसके बाद मीमांसा करते हैं। हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास उसने अपना और हर बात जज्बात के साथ किया। मैं मानता हूं कि बता रहे थे फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास उसने अपना और हर बात जज्बात के साथ किया। मैं मानता हूं कि बता रहे थे फिर समय और परिस्थिति बनी
तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो ये एक मंच है जिसमें ये मंच था जश्न तहरीक आजादी याद करो उलमा की कुर्बानी। ये मंच था उस मुस्लिम समाज के द्वारा जिसमें जो है वो कांग्रेस के प्रदेश जीतू पटवारी को बुलाया गया था। नेता प्रतिपक्ष वहां पर विधानसभा के उमंग सिंघार भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयान उन्हें उमंग सिंघार के सामने दिया है। तो एक तीर से कई निशाने हम कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है उमंग सिंघार के सामने। तो ये पहली बात तो ये कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश तो है ही, लेकिन साथ ही क्या इशारों में उन्होंने ये कह दिया कि उमंग सिंघार मुख्यमंत्री नहीं, वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम चीजें, सियासी पारा हाई है। आप सुन नहीं सकते हैं इसमें। यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ में हैं, पूर्व विधायक है, काफी मुखर नेता हैं। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अभी हमसे संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये वो मंच था जहां पर उन्होंने एक सियासी तीर फेंका। इस सियासी तीर के अगर मायने निकाले जाए, क्योंकि कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष खुद उमंग सिंघार भी मौजूद थे। अब विपक्ष के नेता के सामने उन्होंने ये बयान दिया है, तो क्या उनके मुंह से ये नहीं निकला कि आने वाले समय में जब उमंग सिंघार जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम मसूद जी को, आरिफ मसूद जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उमंग सिंघार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, मुस्लिम वोटों को साधने के लिए डिप्टी सीएम के तौर पर आरिफ मसूद जी को जरूर उन्होंने मंच से नाम ले दिया और तमाम तालियां भी बटोर ली। हालांकि उमंग सिंघार जी का जो समय हाव भाव था वो देखने लायक था, क्योंकि साफ समझ में आ रहा था कि जीतू पटवारी का यह बयान उनके गले नहीं उतर रहा है। तमाम तरीके, लेकिन इसके बाद फिर जवाब आने शुरू हो गए। रामेश्वर शर्मा मुखर नेता हैं, कट्टर हिंदुवादी माने जाते हैं, विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, क्या जीतू पटवारी ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है? और ये कहकर उन्होंने क्या केवल मुस्लिम वोटों के ऊपर जो है वो उनके भरोसे रह रहे हैं? और दूसरी बात, क्या दोनों ही सीटों पर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्या पहले से ही तय हो गया है कैंडिडेट? ये तमाम तरीके के उन्होंने कई बातें कही। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, शेख चिल्ली जैसी बातें कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा वैसे भी मुखर नेता माने जाते हैं और उन्होंने मुखरता से इस पर पलटवार भी किया है। लेकिन साथ ही साथ केवल भाजपा में ही आग नहीं लगी है, जीतू पटवारी के इस बयान से कांग्रेस में भी बेहद बड़ी आग लगी है। अब सभी को ये लगने लगा है कि अगर जीतू पटवारी के नेतृत्व में चुनाव होता है तो क्या वाकई बाकी लोगों के पत्ते साफ हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है? यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुखर नेता हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। यशपाल जी सुन पा रहे हैं? जी बराबर जी, मैंने कहा बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। और हम बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी के बयान की। तो उन्होंने घोषणा कर दी है पहले ही कि कांग्रेस की सरकार भी बन रही है और आरिफ मसूद उप मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं। तो यशपाल जी, मेरा एक सवाल है, भाजपा जैसे इसमें रिएक्ट कर रही है, रामेश्वर शर्मा जी का भी बयान आया, बहुत से लोग हैं, ये डिप्टी सीएम की परंपरा तो भाजपा ने ही शुरू की है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे ये महाराष्ट्र की बात कर ले, हर जगह पे तो ये फॉर्मूला लागू होना चाहिए कि नहीं मध्य प्रदेश में भी? देखिए, डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार डिप्टी सीएम बनाती है। न रुई है न कपास है, लट्ठम लट्ठा है। और जीतू पटवारी जी का ये बयान जब उमंग सिंघार जी बैठे थे, क्या उमंग सिंघार जी बयान से इत्तेफाक रखेंगे? क्या कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी इस बयान से इत्तेफाक रखेंगे? क्या जीतू पटवारी जी का बयान व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान है? स्पष्ट करेंगे। और फिर हम ये भी पूछना चाहेंगे कि पहले चला गया है अनुसूचित जाति के लोगों को, फिर जनजाति के लोगों को, फिर ओबीसी वर्ग के लोगों को। कांग्रेस ने अब तक मध्य प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी का नहीं दिया है। अब मुस्लिम समाज के लोगों को छलावा देने के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं है। नाटक नौटंकी कर रहे हैं जीतू पटवारी जी। कहाँ है सरकार? अभी ना आते हैं ना पते हैं। 2027-28 में जाकर के जब चुनाव होंगे तब की बात कह रहे हो। लेकिन यशपाल जी, आप भी गवाह इस बात के, कांग्रेस की सरकार तो बन ही गई थी, हो सकता है फिर से लोगों का भरोसा कांग्रेस पे आ जाए। नहीं, बन गई थी अलग विषय था। जो बन गई थी तो सरकार का पतन भी हो गया।
लेकिन पिछले 20-22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार है। और आज किस मायने में जीतू पटवारी जी विशेष करके मुस्लिम समाज के विधायक प्रतिनिधि, स्वयं विधायक आरिफ मसूद जी को इस बात का न्योता निमंत्रण दे रहे हैं? क्या इस बात का उनके मन में क्या है, जरा ये भी तो बताए जीतू पटवारी जी। और मैं फिर पूछना चाहूंगा, उनका बयान पार्टी का बयान है या पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से दिया उन्होंने, क्या लागू किया जाएगा? अभी तो खुद ही संशय की स्थिति में, अगर परिस्थितियां सब कुछ ठीक रही तो किंतु और परंतु, अगर और मगर के बीच में है बयान, अगर और मगर के बीच में। जी, अरे यशपाल जी, आप तो एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, हमसे काफी अनुभवी हैं। आपसे एक चीज मैं समझना चाह रहा था राजनीतिक मायनों में। उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद उप मुख्यमंत्री होंगे, बगल में उमंग सिंघार जी बैठे हुए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिंघार जी मुख्यमंत्री होंगे, तो इस बात के मायने क्या है? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के छलावा देने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के पारिवारिक कार्यक्रम है, मुस्लिम समाज के बैनर पर जो कार्यक्रम था जिनसी चौराहे पर, मुस्लिम समाज को छलावा देने का काम कर रहे हैं। और जब जीतू पटवारी जी बताएं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो आप बना रहे हैं, अगर बना भी रहे हैं तो बनना दूर की बात है, कौड़ी का बहुत दूर की कौड़ी है, तो मुख्यमंत्री कौन? जीतू पटवारी जी आप बनेंगे, उमंग सिंघार जी बनेंगे? सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहद सुलझे हुए राजनीतिज्ञ यशपाल सिसोदिया जी, विधायक जी, उनका साफ कहना है कि भैया ये केवल और केवल एक छलावा देने का काम मुस्लिम समाज के लिए है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि पहली बात, अभी तक जो विश्वास है कांग्रेस के ऊपर, वो यशपाल जी की नज़र में जनता का जो भरोसा है वो कांग्रेस पर नहीं है। इसलिए ये कोरी कल्पना ही नहीं तो और क्या है ये तमाम। लेकिन बहरहाल इस पूरे मामले से, पूरे बयान से एक सियासी पारा तो चढ़ा हुआ है और से लोगों को मजे लेने का एक मौका भी मिल गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में संत गुरु बाबा घासीदास के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आखिरकार पुलिस ने एक आरोपी विजय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर लेके गई। वहां से मरीन ड्राइव तक करीबन 100 मीटर तक उसका जो है जुलूस भी निकाला गया। विजय राजपूत घटना के बाद से फरार था। मामले में आरोपी गिरफ्तारी को लेकर सतनामी समाज ने ज्ञापन सौंप कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। वहीं सिंधी समाज ने भी आरोपी विजय राजपूत को समाज से निष्कासित कर दिया है और बाबा गुरु घासीदास के खिलाफ टिप्पणी और क्रांति सेना के अध्यक्ष को गाली देने के मामले में क्रांति सेना ने छत्तीसगढ़ का आज आह्वान भी किया था, लेकिन बंद जो है वो सफल नहीं रहा। तो सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा उठा कहां से? पूरे बात की चिंगारी कहां से उठी? चिंगारी उठी जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल ने सिंधी समाज को कहा कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, मूल रूप से ये छत्तीसगढ़िया नहीं है। वहां से ये चिंगारी उठती है। उसके बाद इस चिंगारी के स्वरूप छत्तीसगढ़ जो सिंधी समाज और मारवाड़ी समाज और तमाम समाज के लोग हैं, अलग अलग थानों में जाकर एफआईआर कराते हैं। एफआईआर दर्ज होती है किसके खिलाफ? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ। लेकिन पूरे मामले में जो इस आग में घी डालने का काम कौन करता है? रायगढ़ का ये युवा जिसका नाम है विजय राजपूत, जो कि खुद को सिंधी समाज से बताता है, रात को एक सोशल मीडिया में वीडियो डालता है जिसमें न केवल अमित बघेल को बल्कि बाबा गुरु घासीदास को भी बेहद अभद्र भाषा में जो है वो संबोधित करता है और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करता है। इसके बाद सतनामी समाज और तमाम जो अलग अलग समाज हैं वो उबल पड़ते हैं और बाबा के खिलाफ टिप्पणी को लेकर वहां पर रायगढ़ में एसपी को, मंत्री को, ओपी चौधरी को, उन तमाम लोगों के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। छत्तीसगढ़ बंद भी बुलाया जाता है और ओपी चौधरी इस मामले में संज्ञान लेते हैं। 12 घंटे बाद युवक पहले सोशल मीडिया में माफी मांगता है, उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही 2 और युवक जो शराब के नशे में थे, जिन्होंने पूरे वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में वायरल किया, इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद तमाम तरह की कार्रवाई होती है। सिंधी समाज तत्काल प्रभाव से न केवल इस युवक को बल्कि इस पूरे परिवार को समाज से निष्कासित कर देता है। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग थानों में 16 एफआईआर अमित बघेल के खिलाफ जो है वो दर्ज किया जाता है और अभी तक जो है केवल एक एफआईआर इस युवक के खिलाफ जो है वो किया गया है। तो सवाल ये है कि अगर दोनों ही मामलों में कार्रवाई की गई थी तो दोनों ही मामलों की कार्रवाई एक जैसी क्यों नहीं है? जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के खिलाफ अगर उसने टिप्पणी की है, अलग अलग मामलों में जो है 1 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज होती है, तो ये युवक जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संत बाबा गुरु घासीदास, सतनामी समाज के प्रेरक, हम सब के इष्ट
उन्हें इतनी अभद्र भाषा में गाली देता है, उसके बाद भी इस युवक के खिलाफ जो है वो केवल एक FIR होती है, जबकि पूरे प्रदेश में इसकी जो है वो शिकायत होती है अलग अलग। हर, चाहे हम धमतरी की बात कर लें, मुंगेली की बात कर लें, दुर्ग की बात कर लें, भिलाई की बात कर लें, हर जगह इनके खिलाफ शिकायत हुई है। लेकिन उसके बावजूद इस मामले में जो है कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों होती है? पूरे मामले में जो छत्तीसगढ़ की सियासत को जिसने कल से गरमा रखा है वो मामला ये है कि सबसे पहले मामला जारी होता है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के खिलाफ, उसके बाद ये युवक पूरी तरह शराब नशे में धुत होकर छत्तीसगढ़ के हम सब के प्रेरणा स्रोत बाबा गुरु घासीदास के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा में टिप्पणी करता है जिसको दिखाना हमारे लिए संभव नहीं है, इतनी ज्यादा अभद्र है वो भाषा। उसके बाद ये जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, पूरा मामला पहुंचता है मंत्री OP चौधरी के पास। मंत्री OP चौधरी, वित्त मंत्री, खुद इस मामले में संज्ञान लेते हैं, युवक की तलाश तेज होती है। उसके बाद समाज जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी हिम्मत ये लोग लाते कहां से हैं? सबको पता है बाबा गुरु घासीदास हम सबके पूज्य हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। उन्हें इतनी अभद्र भाषा में उनके खिलाफ कोई युवक इतना साहस कैसे कर सकता है? ये सबसे बड़ी बात है। और इस पूरे मामले में अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने क्या कहा इस मामले में और अलग अलग लोगों की, समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। व्यक्ति हैं यही चक्रधर नगर क्षेत्र के, उनके द्वारा वीडियो बना करके अपशब्द बोले गए थे आराध्य देव के प्रति, तो समाज के लोगों द्वारा FIR थाना में दर्ज कराया गया था। उसके तहत विभिन्न धाराओं के तहत जो पंजीबद्ध अपराध हैं उसमें आज गिरफ्तारी की जाकर न्यायिक रिमांड पर उसे पेश किया जा रहा है। गुरु घासीदास पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। देख सकते हैं किस तरह से जुलूस निकाला जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से विजय का जुलूस निकाला जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरफ्तार किया गया गुरु घासीदास के खिलाफ। हमारे साथ सावर प्रभारी विश्वकर्मा जानते हैं, सर किस तरह से गिरफ्तारी की गई इसको? वीडियो इसके द्वारा जारी किया गया था, इसमें आराध्य देव द्वारा आराध्य देव प्रति में उन्होंने अपशब्द बोला था, तो उसमें विभिन्न थानाओं के तहत FIR दर्ज किया गया थाना चक्रधर नगर में। उसके बाद गिरफ्तारी की जाकर के न्यायालय रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। सर और इससे एक आरोपी था, उसको भी किस तरह से गिरफ्तार की गई? हाँ, 2 अन्य आरोपी हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है। बहुत कम समय में उसको ही अरेस्ट कर लिया है। देखिए जिस तरह से अरेस्ट किया गया ये वो आरोपी, देखिए जिस तरह से विजय आरोपी है, इसको जुलूस निकाल कर आज दिया जा रहा है। अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे जो है देश में तमाम बड़ी घटनाओं का हमारी एक कोशिश रहती है कि इस बुलेटिन के माध्यम से तमाम बड़ी जो खबरें हैं, जो आपको जानने लायक है, जो आपको सचेत करती है, जो आपको जागरूक करती है और जो आपके संज्ञान में होनी चाहिए, उन खबरों से आपको रूबरू कराएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए iNews 24/7 के साथ।